ये पूरे का पूरा जो है इसमें कितने क्वेश्चन बने हैं जो एक्स्ट्रा हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, तो वो आपने शेयर करने हैं और फिर उसके मुताबिक डाटा भी आप लोग ही उसमें ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि बाकियों का फायदा हो। जब आप सर्च करेंगे तो फायदा हो जाएगा आपका। अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। तो ये हेयर आर टू, यानी क्या है जी, एक्सीलेंट इंटरेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे है। और आगे हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। इसके बारे में हमने काफी हद तक पढ़ लिया और आगे हमने पढ़ना भी है, तो इसको पढ़ने की बजाय हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये है यूकैरियोट्स, यानी कि बैक्टीरिया, ये लाइन लगी हुई है ना, तो लाइन से ऊपर जितने भी हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं, और जो नीचे है बेस पर बैक्टीरिया, वो एक क्या है, प्रोकैरियोट, ठीक है। बस, यानी कि ऊपर सारे यूकैरियोट है और एक प्रोकैरियोट है। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको क्वेश्चन देता चलूं, वो कौन सा प्रोकैरियोट था जिससे आगे यूकैरियोट बना है? विच वन इज द प्रोकैरियोट विच इवॉल्व इनटू यूकैरियोट? ठीक है, वो कौन सा प्रोकैरियोट था जो कि यूकैरियोट में इवॉल्व हुआ है? तो काइंडली वो अपने बैक्टीरिया के नाम लिखने हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा थोड़ा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है? जी जी सर, आ रही है। ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का निकनेम, अच्छा ये सब यानी ऑर्गेनेलिस के निकनेम आएंगे, आपने वो भी याद रखने हैं। साइटोप्लाज्म का निकनेम यानी कि मैट्रिक्स या मॉलिक्यूलर काउडर, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें, इस साइटोसोल के बारे में हम कल डिस्कस कर सकते, मतलब हमने कर लिया था कि सोल्यूबल पोर्शन जो होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ना प्लीज ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड कुछ नहीं पढ़ूंगा। स्लाइड्स का हरगिज मकसद ये नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाए, आप लोग सभी ये सारी बातें जानते हैं। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपने सर्च करना है और आगे उससे नॉलेज आपको मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है एंड पर कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या दोनों में साइटोप्लाज्म है? तो इसका मैं कल वैसे आंसर दे दिया था एक, कि यूकैरियोट यानी सेल की डेफिनेशन ही ये है जिसमें तीन चीजें हों तो वो सेल कहलाएगा, यानी डीएनए और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। अगर तो ये तीन चीजें होंगी तो साइटोप्लाज्म वो फिर सेल कहलाएगा। तो मींस ये जो प्रोकैरियोट है तो इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद है। अच्छा, अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? Is there any type of difference in cytoplasms of prokaryotes and eukaryotes? अच्छा, ये मैं डेली देख रहा हूँ ग्रुप के अंदर, अभी तक स्टूडेंट्स का यही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा कि प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या फर्क है, ठीक है। तो अब देखें, अगर आपने पीपीएससी कवर करना है, लेक्चरर होना है, ठीक है, तो आपको कम से कम इतना बेसिक लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्योंकि इतनी दफा डिस्कस होने के बाद भी अगर ना पता हो तो ये फिर अच्छा साइन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को यानी कि स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स, यानी स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स इसलिए भी हम कह सकते हैं स्कैफोल्डिंग, क्योंकि ये एक ना फ्रेमवर्क मुहैया करता है जिसके ऊपर फिर आगे मजीद स्केच बन जाता है। तो मतलब जैसे एक फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री का वो बनाते हैं पहले स्केच पूरा एक बिल्डिंग का, लोहे की पाइप्स के जरिए, फिर उसको एक तरतीब से चलाते हैं, ये वो सीन। तो इसके फंक्शंस क्या क्या है? सेल को शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है, ये तो फंक्शंस आपको पता ही है। सीलिया और फ्लैजेला ये बनाता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन ये है आपके लिए, एक होता है यूकैरियोटिक फ्लैजेला, एक होता है प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, ये वैसे आगे आ भी जाएगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये वर्क कैसे करते हैं, इनकी वर्किंग आपने स्टडी करनी है कि ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बुक भी दे सकता हूँ, कैंपस बायोलॉजी, उसमें काफी डिटेल है इनके बारे में। वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट मुहैया करता है। अच्छा, अब साइटोस्केलेटन में तीन तरह की वो होती हैं लाइंस, पाइपलाइंस, जैसे हम कह लें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।
तो आपने याद रखना है कि वेसिकल सी मूवमेंट में कौन सी ट्यूब्यूल्स यूज होती हैं, ऑर्गेनेलिस के लिए कौन सी यूज होंगी, सेल को शेप देने के लिए मेजर किसका काम है। और अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो कौन सी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि न्यूक्लियस को सेंटर में या प्लांट सेल के अंदर साइड पे या जहां पे उसको फिक्स करना है वो फिक्स करके रखती है। न्यूक्लियस मींस, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ न्यूक्लियस फिक्स इन अ सेल, कि एक न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर कैसे फिक्स हो जाता है। कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी बच्चे का? क्वेश्चन है किसी बच्चे का? चैट देख लूं? नहीं, ये मैं कल वाला रिपीट नहीं कर रहा, ये आगे ही है वैसे, ठीक है। ये कोई कल वाला, ये जैशी जी को रिप्लाई है, ये कल वाला रिपीट नहीं है, ये आगे ही है। मेरी स्क्रीन शो हो रही सर? जी सर हो रही है। ठीक है। तो क्या यानी प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, आपको ये पता है, सेंट्रीओल्स के जरिए। अच्छा, मेरा अब ये भी आप लोगों से क्वेश्चन है, प्लांट्स के अंदर सेंट्रीओल्स नहीं होते लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं, लेकिन वो भी आपको पता होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे बनती है, वहां पे ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है। तो क्या प्लांट के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें और जो एनिमल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती है उनमें कोई डिफरेंस है? Is there any type of difference in plants microtubules and animals microtubules forming in during cell division? क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या माइक ओपन करके बोल दें, ठीक है। या इसका किसी को आंसर पता हो तो वो बता भी सकता है कमेंट के अंदर, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या दोनों में होता है साइटोस्केलेटन? ये हम कल डिस्कस कर लिया था कि ये न्यू डिस्कवरी है अब, कि प्रोकैरियोट के अंदर, अक्सर के अंदर अब साइटोस्केलेटन डिस्कवर किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा यूकैरियोट के अंदर है। यूकैरियोट में एडवांस टाइप का है। अच्छा, अब ये है सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। तो देख लें, जो फ्लैजेला है यूकैरियोट का, उसमें ये बेसल बॉडी है। अच्छा, बेसल बॉडी में और सेंट्रियोल्स में सिर्फ एक ही फर्क है, बेसल बॉडी जो होती है वो आगे गिव राइज टू फ्लैजेला, वो आगे फ्लैजेला देगी और वो सिंगल होती है, जबकि जो होते हैं सेंट्रियोल्स वो डबल होते हैं, तकरीबन तकरीबन 90 के एंगल पे पड़े होते हैं। अच्छा, टोटल 90 का नहीं होता, तकरीबन 90 का होता है, कह लें वो 75 के करीब एंगल होता है, एग्जैक्ट 90 एंगल नहीं होता उनके दरमियान, तो थोड़ा सा टेढ़ा सा एंगल होता है। अच्छा, बेसल बॉडी, अच्छा ये ट्यूब्यूल्स माइक्रो ट्यूब्यूल से ही बनी हुई हैं, और ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स ही आगे जुड़ती जाती हैं, यानी कि ट्यूब्यूलन प्रोटीन के पार्ट्स से जुड़ते जाते हैं और वो एक लंबी लंबी ट्यूब्स बना रहे हैं, ये देख लें, ठीक है। इसको अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या है, ये दो माइक्रो ट्यूब्यूल्स के दरमियान जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं नेक्सिन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है नेक्सिन प्रोटीन। तो एमसीक्यूज यहाँ पे बन सकता है ये वाला, कि एक फ्लैजेला के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो डुप्लेट होता है वो आपस में किसके जरिए जुड़ा होता है, वो नेक्सिन प्रोटीन के जरिए जुड़ा होता है, ठीक है। और जो डायनिन, ये जो डायनिन प्रोटीन्स हैं, ये रिंग जो बने हुए हैं, ये सॉरी रिंग नहीं, ये जो ऊपर यानी कोमा शेप की ना, ये जो लॉलीपॉप शेप येलो कलर की, ठीक है, ये डायनिन प्रोटीन्स हैं। ये ऊपर एक डायनिन है, एक एक नीचे डायनिन है, ठीक है, आउटर और इनर। और ये स्पॉक्स हैं, स्पोक हेड और रेडियल स्पोक्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ये रेडियल टाइप जैसे रेडिएट हो रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। ये सेंट्रल है। तो ये सारी डिटेल आप लोगों ने ऐसे ही इसको याद रखना है, इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे ये है आप लोगों के लिए, हाउ एटीपी हाउ एटीपी इंटरेक्ट विद रेडियल स्पॉट्स और डायनिन प्रोटीन, ये क्वेश्चन है। How ATP interact with radial spokes and dynein protein। अच्छा, मेरा क्वेश्चन छोड़ने का मकसद ये है कि आपका ये क्लास लेने का मकसद पूरा हो जाए, वरना ये फ्लैजेला आप सब ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, सभी ने पढ़ा हुआ है ये फ्लैजेला। और आगे है हमारे पास ये यूकैरियोट, ये है प्रोकैरियोट का फ्लैजेला, सॉरी। अब देखिए दोनों में फर्क, यू
जी सर। सर ये क्वेश्चन दोबारा repeat कर, creatine और एटीपी वाला। क्वेश्चन रिपीट कर दूं, हाउ एटीपी इंटरेक्ट विद डायनिन प्रोटीन, हाउ एटीपी इंटरेक्ट विद डायनिन प्रोटीन एंड रेडियल स्पॉक्स। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हाउ हाउ फ्लैजेला ऑफ यूकैरियोट कंट्रोल्ड बाय एटीपी। ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, मैं नेक्स्ट जा रहा हूं। अब ये है हमारे पास प्रोकैरियोट का फ्लैजेला। अब ये देखिए कितना डिफरेंस है, ये बेसल बॉडी से निकल रहा है, वहां पे कोई बेसल बॉडी नहीं है, वहां पे ये रिंग्स हैं सिर्फ। अच्छा, ये रिंग को याद रखने का बहुत आसान तरीका है, यानी क्या, LPMSC, यानी एलपी यूनिवर्सिटी से उसने एमएससी की, ऐसे याद रखनी। यानी सबसे ऊपर वाला रिंग जो होगा प्रोटीन का वो एल रिंग है, फिर उससे नीचे वाला पी रिंग है, फिर उससे नीचे वाला एक है एम एस रिंग है और सी रिंग है। एमएससी क्योंकि इकट्ठी है तो ये इनर मेम्ब्रेन पे होगी, अंदर है, और जो एल और पी है ये आउटर मेम्ब्रेन पे होगा, ठीक है, बाकी सारा सेंटर में। तो ये रिंग्स को थोड़ा सा याद रख लें, आसान है, एलपी एमएससी, ठीक है, LPMSC। मैं इतनी दफा रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि सुन सुन के याद हो जाए अक्सर, ठीक है। तो और ये टाइप 3 सेक्रीशन सिस्टम है, ठीक है। और अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, आप इनको अलग अलग से अगर डिस्कस करना चाहें तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अब ये टाइप 3 सेक्रीशन सिस्टम क्या है, ये अलग से क्वेश्चन है। ये एल रिंग कैसे वर्क करता है, पी रिंग कैसे वर्क करता है, और ये रॉड जो सेंटर में ये कैसे वर्क करता है, ये हुक कैसे वर्क करती है, तो ये अलग से पूरी डिटेल है पूरी इस पर। तो इसमें आप बायोलॉजी में ना इसकी डिटेल कर सकते हैं। ये माइक किसी का ओपन हुआ है, इसको बंद कर। ओके, ये किसी बच्चे का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? सॉरी, मैं बच्चा कह रहता हूँ, मुझे ना आदत बनी हुई है कॉलेज की। नहीं आ रही वॉइस, आवाज आ रही सर मेरी? जी सर आ रही है, किसी एक आधे कैंडिडेट का इशू है। अच्छा ठीक है, ओके, मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। ये हमारे पास है अब साइटोस्केलेटन जो है, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स से हैं ये सीलिया, फ्लैजेला और सेंट्रियोल्स, ठीक है, ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में अल्फा और बीटा ट्यूबुलर प्रोटीन्स होती हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन का जवाब अभी दे देता हूँ, ठीक है। जो प्लांट्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती है ना, वो गैमा ट्यूबुलर प्रोटीन से बनती है। ये प्लीज लिख लें, अलग से पॉइंट है ये। अल्फा बीटा जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स इधर है, ठीक है। प्लांट के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे उनको बोलेंगे गैमा ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स। वो गैमा ट्यूबुलेंट सब यूनिट्स होते हैं जिनसे मिलके वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन बनती है। और ये जो क्रिएटिन है, यहाँ पर मुझसे पीपीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ था कि क्रिएटिन प्रोटीन कहाँ नेल के अंदर जो है क्रिएटिन प्रोटीन है, ठीक है। तो सोम और सेंट्रियोल, अभी इनमें क्या फर्क है? सोमा का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। तो सेंटर मतलब सेंटर में सोमा बॉडी, यानी कि वो जगह जहां पर सेंट्रियोल्स पड़े हैं, यानी कि उस जगह को भी, एरिया को भी अगर आप काउंट कर लें तो वो बन जाएगा सेंट्रियोल। ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम, ठीक है जी। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो देखिए सेंट्रियोल्स में ये होता है ट्रिपलेट, होता है ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट आपस में ऐसे ही जुड़ा होता है। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, हाउ द ट्रिपलेट ऑफ सेंट्रियोल ज्वाइन टू ईच अदर। ये क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, ये सेल बायोलॉजी देखने में बड़ी आसान लगती है लेकिन ये डीप बहुत है।
कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स तीन तीन जुड़ी हुई हैं आपस में, ये कैसे जुड़ी हैं? प्लीज मुझे इनका आंसर आप लोगों ने ग्रुप में करना है, ठीक है? तो वरना अगली क्लास में मुझे मोटिवेशन कोई नहीं मिलेगा, मैं कहूंगा मेरी मेहनत जाया गई है। अच्छा जी, आगे हमारे पास व्हाट डू राइबोसोम्स डू, ये आपको पता ही है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अच्छा, पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है, यानी कि जब बहुत सारे राइबोसोम्स मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि पॉलीसोम और न्यूक्लियोसोम में क्या फर्क है? जी जी। सर काइंडली ये बता दीजिए, जैसे सेंट्यूल्स जो होते हैं इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, 9 जो ट्रिपलेट होते हैं, तो हर एक जो ट्रिपलेट है इसमें जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहेंगे या ट्यूब्यूल ही? ये सारी एक ट्यूब्यूल ही माइक्रोट्यूब्यूल है। एक ट्यूब जो है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये तीनों को ट्रिपलेट बोलेंगे इकट्ठा। जी ठीक है सर। तो मैंने ये कहा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ट्रिपलेट आपस में कैसे जुड़े हैं सारे के सारे, क्वेश्चन ये है। जी हाउ ठीक है सर। ट्रिपलेट, हाँ जी, हाउ ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ज्वाइन टू ईच अदर, जी ये ठीक है सर, क्वेश्चन। एक जगह पे मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि जो ट्यूब्यूल्स होती हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स, उसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उन्हें ट्यूब्यूल्स कहते हैं या माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं? ये अच्छा, आपको ये पाइप नजर आ रहे हैं? जी सर। ये पाइप जो है ना ये इस चीज से बने हुए हैं, ये देखिए, ये गोल 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 प्रोटीन से, सर्कुलर प्रोटीन्स। जी ये सर। सर्कुलर प्रोटीन्स मिलती हैं तो एक पाइप बन जाता है। तो जब ये सर्कुलर प्रोटीन्स मिलेगी पाइप बन जाएगा, उस पाइप को बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। और ये माइक्रोट्यूब्यूल बनी हुई है इस सर्कुलर प्रोटीन, छोटे छोटे ये जो गोल गोल प्रोटीन है, इन गोल गोल प्रोटीन्स को बोलते हैं अल्फा ट्यूब्यूलन प्रोटीन और बीटा ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खोखले हैं अंदर से, जैसे एक पाइप होता है जी पानी सर। वाला, ये वैसे पाइप है। अब आ गई समझ? जी सर ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे मेरे पास मेरे जहन में एक और क्वेश्चन। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे क्वेश्चन था, यानी कि एनिमल सेल के अंदर तो कंट्रोल मौजूद हैं, तो स्पिंडल ये बना रहे होते हैं, तो प्लांट सेल में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो मेनली स्पिंडल बनाने का काम? मैं ये असल में बता चुका था, यहाँ पर वहां पर एक और प्रोटीन होती है गैमा ट्यूब्यूलन प्रोटीन। यहाँ पे अल्फा बीटा पे गैमा ट्यूब्यूलन प्रोटीन है। मैं ये क्वेश्चन पेस्ट भी किया था वैसे आप लोग, लेकिन आपने मुझसे कर लिया है, चलिए मैं बता देता हूँ। गैमा ट्यूब्यूलन प्रोटीन होती है, वहां पर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है जो कि वहां पर गैमा ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स को जोड़ता है, और साइटोप्लाज्म से ही वो गैमा ट्यूब्यूलन प्रोटीन जुड़ के माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देती हैं, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स फिर स्पिंडल फाइबर्स के तौर पर काम करती हैं। आगे समझ? जी जी सर, थैंक यू। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ये देखा होगा सेल डिवीजन के दौरान वो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। आप न्यू वो जो हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती हैं? क्या वो कोई इलास्टिक है जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं? मतलब उनके अंदर कौन सा मैकेनिज्म है ऐसा? अगर वो क्या, जहां से वो जुड़ी हुई हैं सेंट्रियोल से, वहां से कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, या सेंटर से हो रही हैं, या जहां से वो जुड़ी हुई हैं मतलब क्रोमोसोम की वो जो वहां पे प्रोटीन लगी होती है काइनेटोकोर प्रोटीन, या उसके साथ जुड़ी है, वहां से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, वो कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होती है? क्या वो इलास्टिक है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है? ये क्वेश्चन है आपका, यानी कि इसके आपने कॉन्ट्रैक्शन को स्टडी करना है। जब आप ये स्टडी करेंगे तो आपकी सेल डिवीजन वैसी क्लियर हो जाएगी। मेरे ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप ये क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आपकी वैसे ही कैम्पबेल बायोलॉजी काफी हद तक कवर हो जानी है। बस ये मेरे क्वेश्चन कवर कर लें आप। कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप जी। सर ये स्क्रीन जो है आपकी वो एनलार्ज कर दीजिएगा काइंडली। ए लार्ज मजीद ऐसे? नहीं नहीं, जैसे मैंने आपको कहा था, ये वैसे ही है सर। ये पता नहीं फिर पूरी क्यों नहीं आ रही। आप ये बाकियों को भी ऐसे इशू है? कोई और स्टूडेंट बोलेगा प्लीज कि बाकियों को इशू है ऐसा? नो सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, ओके मैम। अच्छा, नेक्स्ट हम चल रहे हैं आगे। ये
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस पर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस हमारे पास सवाए राइबोसोम्स के, ठीक है, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। यू और जो यूकैरियोट में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन आ गया माइंड में प्लीज, कि व्हाई राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स स्मॉलर इन साइज, कि वो छोटा, तो आपको ये तो पता है कि वो छोटा होता है, लेकिन क्यों होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि वो छोटा क्यों होता है। और कल एक ग्रुप में क्वेश्चन आया था कि राइबोसोम्स जो हैं वो कहाँ बनते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं। ये मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम का राइबोसोमल आरएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, और कुछ प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, लेकिन ज्यादातर प्रोटीन्स जो है राइबोसोम्स की वो न्यूक्लियस से इंटरेक्शन जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, यानी कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन न्यूक्लियस वाली होती है ना, वहां से आएंगी प्रोटीन्स, फिर वो इंपोर्ट की जाएंगी, सॉरी एक्सपोर्ट की जाएंगी वहां पर, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फिर वो वहां पर राइबोसोमल आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया का होगा, उससे मिलके फिर वहां पे राइबोसोम्स बनेंगे। आ गई समझ इस मैकेनिज्म की? अगर आ गई है तो ये इंपॉर्टेंट था, मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा था ये। अगर आ गई है तो मुझे ग्रुप में थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते जाएं, ताकि मैं इसको देख लूं समझ आ भी रही है कि नहीं। सर आप एक दफा ना स्क्रीन छोटी शेयर है स्टॉप स्क्रीन। करके दोबारा से स्क्रीन शेयर भी ऑन कर दीजिएगा। जी मैं ये भी करता हूँ, रिपीट कर दीजिएगा। यानी कि ये जो मैंने बताया अभी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होते हैं राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, वो राइबोसोम्स जो हैं वो उनकी प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से बन के आती है, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म से बन के आती है। हाँ जी, अब ठीक है। अल्लाह साहब ठीक है अब? जी जी सर ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट में जा रहा हूँ, यानी कि आगे हमारे पास ये हो गया सारा। यहाँ पर अब आ गए हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पर। यूकैरियोटिक सेल होता है, ये डिवाइड करता है, ऑर्गेनेलिस होती हैं, ये सारी बातें आपने खुद पढ़ लेनी है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है, ये सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स का पूरा बिछा एक जाल है। जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन आगे कंटिन्यू हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंटिन्यू हो जाती है आगे, ठीक है, रफ और स्मूथ में, रफ और स्मूथ से आगे वो बबल्स निकलती हैं सारी, ये जो वेजिकल्स बोलते हैं, ईआर वेजिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेजिकल्स। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं प्लीज, ये पॉइंट लिख लिया करें, यहाँ पे स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, कि वेजिकल जब भी निकलेगी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगी, रफ से वेजिकल नहीं निकलती। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगी होती है बीड्स प्यारे प्यारे से, यानी कि राइबोसोम्स, ठीक है। तो वो राइबोसोम्स वेस्ट हो जाएंगे ऐसे, तो राइबोसोम्स को हमने वेस्ट नहीं करना। अच्छा, अब ये भी बता दूं आपको कि राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर और लार्जर। वैसे तो ऐसा होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन और सॉरी जब ट्रांसलेशन होती है, तो मैसेंजर आरएनए के साथ पहले स्मॉलर यूनिट जुड़ता है, फिर लार्जर जुड़ता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर काम उल्ट हो जाता है। क्या होता है, इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ स्मॉलर यूनिट लगा होता है, सॉरी लार्जर लगा होता है, वहां पर आकर मैसेंजर आरएनए आता है, फिर ऊपर स्मॉलर यूनिट जुड़ जाता है। समझ आ गई है डिफरेंस? यानी कि राइबोसोम जो है इस पर जब जुड़ते हैं, तो पहले इस पर लार्जर यूनिट पहले से जुड़ा होता है, और ऊपर आके मैसेंजर आरएनए आता है, फिर ऊपर स्मॉलर यूनिट जुड़ जाता है। हालांकि अगर साइटोप्लाज्म में हो, पहले स्मॉलर जुड़ता है और इस पर पहले लार्जर जुड़ा होता है। ओके, ये फर्क है। और जो वेजिकल निकलेगी वो स्मूथ से निकलेगी, रफ से नहीं निकलेगी। मींस अगर हम कहें कि एक मटेरियल आया न्यूक्लियस से, वो न्यूक्लियस से गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर गया स्मूथ में, फिर गया ईआर वेजिकल में,
फिर गया गोल्जी ऑपरेटर्स में, ये पूरा सीक्वेंस है। ऐसे एमसीक्यूज आ जाता है कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस ठीक है, वो पहले RER को रख देते हैं फिर SER को, या पहले SER को रख देते हैं फिर RER को। तो आपको ये पहचानना है, तो तब ये सीक्वेंस आपके जहन में होना चाहिए, फिर वो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, वेसिकल्स, लाइसोसोम्स, ये सारे के सारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाते हैं, इन सबको मिलाकर कलेक्टिवली। अच्छा, इसके अलावा कोई मेम्ब्रेनस पार्ट है ऐसा सेल का जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसको आप लोगों ने